हेलो स्टूडेंट, सुंदरम सर क्लासेस में आपका सबका स्वागत है। जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच के लिए जो ई 310 का कोड है, उस सब्जेक्ट का नाम है एनर्जी मैनेजमेंट। तो उसमें पूरा मैनेजमेंट से रिलेटेड है, एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड। तो बच्चों ने कहा कि उसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दें। समय कम था, फिर भी मैंने कुछ बुक्स लिए जो डिप्लोमा में चलती है, तो उसके क्वेश्चंस को मैं एक एक क्वेश्चन पढ़ता जाऊंगा और आपको इसके आंसर्स भी बताता जाऊंगा। ओके, तो इसमें जो सबसे पहला चैप्टर है वो है आपका ऊर्जा प्रबंधन एवं ऊर्जा योजना है। तो पहला क्वेश्चन है ऊर्जा का नियोजित तथा प्रभावी उपयोग जिससे फायदा और प्रतिस्पर्धा बढ़ती है, ये परिभाषा किसकी है? तो इसका ऑप्शन बी ऊर्जा प्रबंधन, यानी आपको अब इसमें ऊर्जा प्रबंधन की परिभाषा भी मिल गई है। दूसरा क्वेश्चन देखिए, ऊर्जा प्रबंधन का कार्य सामान्यतया किसके पास होता है? ये होता है ऑप्शन डी, विभिन्न मध्यस्थ प्रबंधकों में वितरित होता है। यानी एनर्जी मैनेजमेंट का कार्य जितने भी मैनेजर्स हैं उन सब में डिस्ट्रीब्यूट होता है। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए, ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य क्या है? ऊर्जा प्रबंधन के उद्देश्य ऊर्जा लागत न्यूनतम करना, व्यर्थ को न्यूनतम करना, पर्यावरण नुकसान को न्यूनतम रखना और उपरोक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी उपरोक्त सभी है। तो ये कहीं अगर एक नंबर का क्वेश्चन है कि ऊर्जा प्रबंधन के क्या क्या उद्देश्य, तो ये 3 उद्देश्य आप आराम से लिख सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 का ऑप्शन डी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, भाप आधारित गर्म पानी उत्पादन को सोलर प्रणाली से प्रतिस्थापन करना, ये किसका उदाहरण है? ये आपका ऊर्जा प्रतिस्थापना का उदाहरण है। तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट है कि गर्म पानी से जो भाप से जो गर्म उत्पादन करते हैं पानी का सोलर प्रणाली द्वारा, तो वो किसका उदाहरण है? तो ये ऊर्जा प्रतिस्थापना, ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऊर्जा नीति में सम्मिलित नहीं किया जाता है, ऊर्जा नीति में सम्मिलित नहीं किया जाता है वो है भविष्य का अनुमानित उत्पादन। तो ये ऑप्शन डी है करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मांग भार प्रबंधन निम्न में से कौन सा कार्य करता है? इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, मांग भार प्रबंधन निम्न में से कौन सा कार्य करता है? ये किलोवाट शीट्स को घटाता है। मांग को शीर्ष से बंद की तरफ खिसका था, 1 और 2 सिरों हैं और उपरोक्त में से कोई नहीं। मांग भार प्रबंधन उपरोक्त में से किसी को भी नहीं काम करता, यानी किलोवाट शीट्स को भी घटाता नहीं है, मांग को शीर्ष से बंद की तरफ भी खिसकाता, ये भी नहीं करता, इसलिए उपरोक्त डी रहेगा क्वेश्चन नंबर 6 का। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, मांग पक्ष प्रबंधन की कार्यनीतियों का उद्देश्य क्या है? इसका क्षमताओं का अधिकतम उपयोग करना, नई ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण करना। ऑप्शन सी है 1 और 2 दोनों, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसमें ऑप्शन सी सही है, क्षमताओं का अधिकतम उपयोग भी करता है और नई ऊर्जा संयंत्रों का निर्माण रोकना है। ये भी आपका मांग पक्ष प्रबंधन की कार्यनीतियों का उद्देश्यों में आता है। तो क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 8 का देखिए, भार प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित करते हैं? सीधे भार नियंत्रण द्वारा, स्थानीय भार नियंत्रण द्वारा, वितरित भार नियंत्रण द्वारा, उपरोक्त सभी। तो आप देखेंगे कि ये जो भार प्रतिक्रिया कार्यक्रमों को कैसे क्रियान्वित करते हैं, तो ये उपरोक्त सभी आएगा, ऑप्शन डी। ये क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, विभिन्न मांग पक्ष प्रबंधन विश्लेषण के लिए आवश्यक मापदंड है आवश्यक भार का आकार, उपलब्ध तकनीकी, उपभोक्ता की स्वीकृति और उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका ऑप्शन डी करेक्ट रहेगा कि ये सभी मापदंड उसके अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, निम्न में से कौन सा टैरिफ मांग प्रबंधन को नहीं बढ़ाता है? ये ऑप्शन डी समेकित दर टैरिफ है। अगर आप थियोरेटिकल थोड़ा बहुत पढ़ा होगा बुक में से, तो उसमें पता लगेगा कि मांग जो है टैरिफ मांग प्रबंधन को, यानी कि डिमांड मैनेजमेंट को नहीं बढ़ाता है। समेकित दर टैरिफ, ऑप्शन डी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, क्वेश्चन नंबर 11 से घरेलू उपभोक्ता के लिए कौन कौन सा टैरिफ प्रयोग में किया जाता है? घर के लिए सामान्यतः फ्लैट रेट टैरिफ किया जाता है, यानी पहला ऑप्शन करेक्ट है कि फ्लैट रेट टैरिफ घरेलू उपभोक्ता के लिए उपयोग में लिया जाता है। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ब्लॉक रेट टैरिफ का अर्थ क्या है? ब्लॉक रेट टैरिफ का अर्थ है विभिन्न राशि की यूनिटों के लिए विभिन्न दर, यानी अलग अलग राशियाँ जो होती है, जैसे 0 से 50 तक के लिए अलग रेट रहती है, 50 से 100 तक अलग ऐसे रहती है। तो ऑप्शन ब्लॉक रेट के लिए सी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर
13 देखिए, यदि पहली यूनिट 20 यूनिट 60 पैसे प्रति यूनिट की दर से, द्वितीय 25 यूनिट 50 पैसे की दर से और शेष सभी यूनिट 30 पैसे की दर से चार्ज की जाती है, तो प्रकाश भार यानी लाइट लोड के लिए कौन सा टैरिफ काम में आता है? इसमें ब्लॉक रेट टैरिफ काम में आता है। ये सामान्यतः घर के लिए यूज होता है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, यदि पहली यूनिट 20 यूनिट 75 पैसे प्रति यूनिट की दर से, द्वितीय 25 यूनिट 25 पैसे की दर से और शेष सभी यूनिट 30 पैसे की दर से जांच की जाती है, तो भार के लिए कौन सा टैरिफ होगा? तो भार के लिए आपके पास कौन सा टैरिफ होगा? ब्लॉक रेट टैरिफ आपके पास होगा। तो अब देखिए क्वेश्चन नंबर 13 और क्वेश्चन नंबर 14 लगभग मिलता जुलता है ब्लॉक रेट टैरिफ के लिए। क्वेश्चन नंबर 15 देखिए, एक उपभोक्ता के पास स्थापित क्षमता 500 वाट और औसत उपयोगिता ऊर्जा 500 यूनिट प्रति माह है, तो कौन सा टैरिफ आपके पास होगा? ये देखो, इसमें स्थापित क्षमता जो है कनेक्टेड लोड 500 वाट है और जो यूज़ करता है वो 500 यूनिट प्रति माह है। तो द्विभाग टैरिफ जो है, द्विभाग टैरिफ इसका आंसर होगा कि कौन सा टैरिफ किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, एक फैक्ट्री में भट्टी, वेल्डिंग, ट्रांसफार्मर और फ्लोरोसेंट ट्यूबों का भार है, तो सप्लायर को अधिक धन कौन से टैरिफ से प्राप्त होगा? यानी एक फैक्ट्री में भट्टियाँ लगी हुई है, वेल्डिंग लगी हुई है, मशीनें, ट्रांसफार्मर लगा हुआ है और बहुत सारे ट्यूबलाइट्स लगे हुए हैं, तो जो इलेक्ट्रिकल सप्लाई देता है जैसे इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, उसको कौन से टैरिफ से सबसे अधिक धन प्राप्त होगा? वो सबसे अधिक होगा निम्न शक्ति गुणांक के जुर्माने के साथ द्विभाग टैरिफ से। यानी कि द्विभाग जो टैरिफ लगाएंगे और लो पावर फैक्टर पे फाइन लगाकर वो सबसे ज़्यादा धन कमा सकता है। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, दी गई यूनिटों की संख्या द्विभाग टैरिफ के लिए बिल की धनराशि को घटाने के लिए, यानी कि जो यूनिटों की संख्या है अगर उसमें द्विभाग टैरिफ हम यूज़ करें तो बिल की राशि जो आती है उसको अगर हम कम करना चाहें तो क्या करना चाहिए? हमें अधिकतम मांग को घटाना होगा, तभी जाकर हमारा बिल कम होगा। मैक्सिमम जो डिमांड होता है, आपने अभी 308 के पेपर में भी पढ़ा होगा, मैक्सिमम डिमांड, उसको घटाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 17 का ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा कम शक्ति गुणांक होने पर जुर्माना देना पड़ता है? ये है आपका बी ऑप्शन, केवीए अधिकतम मांग टैरिफ जो है उसमें, यानी मैक्सिमम डिमांड अगर ज़्यादा है तो आपको कम शक्ति गुणांक होने पर, कम शक्ति गुणांक यानी लो पावर फैक्टर होने पर जुर्माना देना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, मतलब क्वेश्चन नंबर 18 का ऑप्शन आपका बी रहेगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, विद्युत शक्ति केंद्र का भार गुणांक सुधारने के लिए कौन सा टैरिफ सही होगा? विद्युत शक्ति केंद्र यानी कि जो सब स्टेशन से या पावर स्टेशन से, वहाँ के लिए आपके पास भार गुणांक, भार यानी लोड फैक्टर सुधारना हो तो कौन सा टैरिफ करना चाहिए? ये आपका ऑफ शिखर टैरिफ यूज़ होता है, तो क्वेश्चन नंबर 19 का सी है। क्वेश्चन नंबर 20, एक उपभोक्ता से विद्युत व्यय द्विभाग टैरिफ और शक्ति गुणांक पेनल्टी से वसूला जाता है। यदि किसी स्थिति का संधारित्र लगाकर, स्थिति का यानी कि कैपेसिटर लगाकर शक्ति गुणांक में सुधार किया जाता है, तो निम्न में से किस में कमी आएगी? किस में कमी आएगी? केवीए व्यय में कमी आएगी आपके पास। क्लियर? तो ये मेरे जो फर्स्ट चैप्टर था आपका, फर्स्ट चैप्टर कौन सा था? ऊर्जा ऊर्जा प्रबंधन और ऊर्जा योजना है। तो इसमें लगभग 20 क्वेश्चन मुझे कुछ किताबों से मिले जो डिप्लोमा में चलती है ना, तो उसमें से मैंने कुछ क्वेश्चन के आपको आंसर बता दिए। अब आगे देखिए, मैंने आंसर को नीचे एक साथ भी लिख दिया है, तो इसको आप ढंग से पढ़ लीजिए। ओके, चलिए तो अब हम चैप्टर 2 शुरू करते हैं। चैप्टर 2 है ऊर्जा एवं शक्ति प्रबंधन। इसमें सबसे पहला जो ऑप्शन है, क्वेश्चन नंबर 1 है, वे ऊर्जा स्रोत जो प्रकृति में पाए जाते हैं या भंडारित होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो आपके प्राथमिक ऊर्जा स्रोत कहलाते हैं। जो हमें नेचर से मिलता है ना फ्रेंड्स, वो सब हमारे प्राइमरी एनर्जी सोर्स कहलाते हैं। और उसके बाद जब हम उसको कुछ रिफाइन करके कुछ फैक्ट्रियों में नया फ्यूल तरह के उत्पादन, एनर्जी सोर्स उत्पादन करते हैं, तो उन्हें हम सेकेंडरी ऊर्जा स्रोत कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 का जो ऑप्शन है वो है आपका बी। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, 2 में कह रहा है कौन से देश में कोयला का अधिकतम भंडार है? वो आपको मालूम है, अमेरिका के पास कोयले का सबसे बड़ा भंडार है। क्वेश्चन नंबर 2 ऑप्शन सी।
क्वेश्चन नंबर 3, तेल भंडार उपलब्ध रहने का अनुमान है। वो कहता है कि विश्व में तेल रहने का कितना समय अभी है, तो लगभग ऐसा मानते हैं कि 45 से 50 वर्ष, यानी ऑप्शन ए आपका करेक्ट रहेगा कि इस विश्व में तेल भंडार कितने समय तक के लिए उपलब्ध है। तो क्वेश्चन नंबर 4 चलते हैं। विश्व गैस भंडार जो है वो कितना उपलब्ध रहने का अनुमान है, वो ज़्यादा नहीं है गैस भंडार, ऑप्शन बी सही है, 7 वर्ष के लगभग अंदाजे से अनुमान है। क्वेश्चन नंबर 4 का बी, क्वेश्चन नंबर 3 का आपका ए। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत कितना है। भारत में प्राथमिक ऊर्जा खपत जो है वो ऑप्शन ए सही है, विश्व खपत का 1/29, यानी दुनिया में अगर 29वां हिस्सा 29 टोटल यूज़ किया जाता है क्या प्राथमिक ऊर्जा, तो उसमें भारत का हिस्सा 1 है। तो पाँचवें का क्वेश्चन नंबर, पाँचवें का ऑप्शन ए है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, भारत में प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत विश्व के औसत की कितनी है, वो लगभग 20% के करीब है। प्रति व्यक्ति ऊर्जा खपत 20% है। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, वह विधायक जो विद्युत क्षेत्र में गुणवत्ता परिवर्तन लाने के लिए लाया गया है, वो आपका ऑप्शन विद्युत विधेयक 2003, यानी कि इलेक्ट्रिकल फील्ड में जो उसकी क्वालिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए जो अमेंडमेंट लाया गया है, जो नियम लाया गया, वो नियम है विद्युत विधेयक 2003। तो इस सेकंड चैप्टर के मुझे 7 क्वेश्चंस मिले हैं, तो मैंने उसके ऑप्शन बता दिए तो और यहाँ देखिए नीचे आपको आंसर भी मिल जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर चैप्टर 3 देखते हैं, ऊर्जा अंकेक्षण यानी एनर्जी ऑडिट। इसमें जो पहला क्वेश्चन है, अधिकतम लाभ के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना ये किसकी परिभाषा है, ये आप बताइए किसकी परिभाषा है। ये आपकी ऊर्जा संरक्षण की परिभाषा है। अधिकतम लाभ के लिए ऊर्जा का प्रभावी ढंग से उपयोग करना, ये ऊर्जा संरक्षण की है। तो क्वेश्चन नंबर 1 का ऑप्शन ए है। दूसरा क्वेश्चन है, ऊर्जा प्रबंधन के लक्ष्य के अंतर्गत क्या होता है। ये आपका ऊर्जा लागत को कम किया जाता है, अपव्यय को कम किया जाता है, पर्यावरण की विकृति कम की जाती है और उपयोग सभी। तो ऑप्शन डी सही है। उपरोक्त ये ए बी सी तीनों कार्य ऊर्जा प्रबंधन के लक्ष्य के अंतर्गत आता है, तो ऑप्शन डी सही है। क्वेश्चन नंबर 3, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं। विद्युत की एक इकाई कितने किलो कैलोरी ऊष्मा के इकाई के तुल्य होती है, तो इसमें ऑप्शन बी 860। एक इकाई जो है यूनिट, वो 860 किलो कैलोरी के इक्वल होती है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर 4 पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 में चिमनी से निकले हुए में से ऑक्सीजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड मापने हेतु कौन सा उपकरण काम में लिया जाता है। ये दहन प्रक्रिया विश्लेषक जो है वो काम में लिया जाता है, यानी चिमनी से जो ऑक्सीजन और कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है उसको अगर मापना है तो कौन सा उपकरण आता है, वो है आपका दहन प्रक्रिया विश्लेषक काम में आता है, तो ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, लक्स मीटर के द्वारा क्या मापा जाता है। लक्स मीटर के द्वारा प्रदीपन यानी इल्यूमिनेशन लेवल नापा जाता है, तो 5th का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, ऊर्जा प्रबंधन में अच्छे गुण के अलावा और क्या क्या होना चाहिए, और प्रबंधन और तकनीकी निपुणता होनी चाहिए, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। यानी एनर्जी मैनेजमेंट में सारे गुणों के साथ साथ कुछ गुण और भी होने चाहिए, जो है प्रबंधक और तकनीकी निपुणता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंफ्रारेड तापमापी क्या मापने के काम में आता है। क्या मापने के काम में आता है, किसी भी सतह यानी सरफेस का टेम्परेचर मेजर करने के काम में आता है। आजकल कोरोना में जो हम मेजर कर रहे हैं टेम्परेचर, वो भी इंफ्रारेड थर्मोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन ए सही रहेगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए, निम्नलिखित में से किसके द्वारा नलिकाओं के अंदर वायु का वेग मापा जाता है, और वो ऑप्शन पिटोट ट्यूब है। किसी के नली के अंदर अगर वायु यानी जो एयर है उसकी वेलोसिटी नापने का जो इक्विपमेंट है, उपकरण है, वो पिटोट ट्यूब है, तो 8वें का सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, ऊर्जा नीति में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं है। इसमें ऊर्जा नीति में आप देखेंगे ऑप्शन डी सही है। भविष्य के उत्पादन का अनुमान हम नहीं शामिल कर पाते हैं एनर्जी पॉलिसी में। क्वेश्चन नंबर 9 का ऑप्शन डी।
क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, नॉन कॉन्टैक्ट स्पीड मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ये जो आपका दो वस्तु है, अगर कोई वस्तु है उसकी मुझे वेग या स्पीड नापना है तो बिना उसको स्पर्श किए, टच किए कौन से मेजरमेंट उपकरण से लिया जाता है, वो आपका रहता है ऑसिलोस्कोप। ऑसिलोस्कोप आपने लेबोरेटरी में भी देखा होगा। ऑसिलोस्कोप की सहायता से, नहीं, स्ट्रोबोस्कोप, सॉरी, ऑप्शन बी सही है। स्ट्रोबोस्कोप की सहायता से हम स्पीड का मेजरमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 10 का ऑप्शन बी है। 11th क्वेश्चन देखिए, वर्तमान वर्ष के उत्पादन और उल्लेखित वर्ष के उत्पादन के अनुपात को हम क्या कहते हैं, वो हम उत्पादन गुणांक कहते हैं, प्रोडक्शन फैक्टर। तो क्वेश्चन नंबर 11th का ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, भार ऊर्जा के उपयोग से भाप द्वारा गर्म पानी करना, ये किसका उदाहरण है। इसका ऑप्शन सी, ये पहले भी आ गया है, कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर 12 का ऑप्शन सी ऊर्जा प्रतिस्थापन का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, बॉयलर स्टैक से कार्बन डाइऑक्साइड मापन किस उपकरण के द्वारा किया जाता है। ये आपका ऑप्शन रहता है टरबाइन प्रवाह मीटर से बॉयलर स्टैक में जो कार्बन डाइऑक्साइड है उसका मेजरमेंट किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन बी टरबाइन प्रवाह मीटर है। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, अस्पर्श प्रवाह मापन में किसके द्वारा किया जाता है। क्या अस्पर्श मतलब बिना टच किए फ्लो मेजरमेंट किसके द्वारा किया जाता है, ये आपका अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर से किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन सी सही है, अल्ट्रासोनिक प्रवाह मीटर। क्वेश्चन नंबर 15, अस्पर्श प्रकार का गति मापक क्या है, ये स्ट्रोबोस्कोप है, बिना टच किए अगर किसी का स्पीड मेजरमेंट करना हो। ये क्वेश्चन पहले भी था, तो ऑप्शन बी स्ट्रोबोस्कोप सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से ऊष्मा पुनः प्राप्ति का लाभ नहीं है, और वो है शक्ति गुणांक का कम होना, ऊष्मा पुनः प्राप्ति का लाभ नहीं होता है। तो ऑप्शन सी आपका सही है क्वेश्चन नंबर 16 का। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा व्यावसायिक अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति का उपकरण नहीं है। इसमें दहन विश्लेषक जो है वो व्यावसायिक अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति का उपकरण में काम नहीं आता है। तो क्वेश्चन नंबर 17 का डी ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, ऊष्मा पहिए अपशिष्ट ऊष्मा पुनः प्राप्ति के लिए कौन सी प्रणाली उपयुक्त रहती है। ये आपका रहता है कम से मध्यम तापमान जो है वो ऊष्मा को पुनः प्राप्त करने के लिए सही प्रणाली रहती है। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, तीव्र गति से परिवर्तनशील दाब का दूरस्थ मापन किसके द्वारा किया जाता है। वो आपका दाब ट्रांसड्यूसर यानी प्रेशर ट्रांसड्यूसर की सहायता से तेज गति से जो प्रेशर का डिफरेंस आता है, प्रेशर का चेंज आता है, वो दूर से अगर मेजर करना हो डिस्टेंस से, तो हम क्या उपयोग में लेते हैं, तो ये दाब ट्रांसड्यूसर लेते हैं, प्रेशर ट्रांसड्यूसर बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 का ऑप्शन डी है, और सारे आंसर्स आपको मैंने एक साथ लिख दिए हैं। ओके, चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करें। एनर्जी कंजर्वेशन है। तो एनर्जी कंजर्वेशन ऊर्जा संरक्षण से संबंधित है, और ऊर्जा संरक्षण में हमने किस तरह से ऊर्जा बचा जा सकता है, इसके कौन कौन से नियम हैं, भारत सरकार ने और विश्व स्तर पर कौन कौन से कानून लागू किए गए। तो क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ते हैं। ऊर्जा संरक्षण अधिनियम प्रतिपादित कब हुआ था। वो प्रतिपादित हुआ था 2001 में। एनर्जी जो कंजर्वेशन लॉ है वो 2001 में लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, ऊर्जा संरक्षण मदद करता है दक्षता बढ़ाने में, ऊर्जा हानियाँ कम करने में, रासायनिक हानियाँ कम करने में। तो इसमें ऑप्शन डी सही है, उपरोक्त सभी होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ऊर्जा संरक्षण भवन जो कोड है, एनर्जी कंजर्वेशन जो बिल्डिंग कोड है, वो कब लागू हुआ था। वो कब लागू, किसके लिए लागू होता है, ऐसे नवीन भवनों में जिसमें 500 किलोवाट या इससे अधिक भार जुड़ा हुआ हो, उसके लिए एनर्जी कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड लागू किया जाता है। तो ऑप्शन बी है क्वेश्चन नंबर 3 का। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, कौन से कारक जो उपभोक्ता को ऊर्जा संरक्षण से रोकते हैं। ठीक है, कौन से कारक ऊर्जा संरक्षण को रोकते हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए, जानकारी की कमी होना, ऊर्जा दक्ष उपकरणों की लागत, प्रदाय की निम्न गुणवत्ता, और उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही रहेगा, सारे ऑप्शन आपके करेक्ट है।
क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ऊर्जा गहन उद्योग क्या होते हैं? ऊर्जा गहन उद्योग मतलब खादी उद्योग, जस्ता उद्योग, सीमेंट उद्योग, उपयोग सभी, तो इसमें भी उपयुक्त सभी होंगे, तो क्वेश्चन नंबर 5 का ऑप्शन डी है। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, स उत्पादन में क्या उत्पन्न होती है? स उत्पादन में मतलब जो मेन प्रोसेस होता है उसके साथ साथ जो उसकी ऑक्सिलरी है, सहायक जो प्रोसेस है, उसमें क्या क्या उत्पन्न होता है? उसमें ऊष्मा और शक्ति ये दोनों उत्पन्न होती है, तो क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए सही है। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, ऊर्जा का दक्ष उपयोग और उसका संरक्षण कैसा होता है? वो उसका संरक्षण होता है सबसे कम लागत का विकल्प होना चाहिए, पर्यावरण का मित्र होना चाहिए। सी ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त में कोई नहीं, तो इसमें ऑप्शन सी सही है, यानी ए और बी दोनों सही है। ए क्या है? सबसे कम लागत का विकल्प है। दूसरा पर्यावरण का मित्र है, तो ऊर्जा का सही ढंग से उपयोग करना, अधिक एफिशिएंसी के साथ करना और उसका कंजर्वेशन, ए और बी दोनों से संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 8, भारत में शक्ति प्लांटों में सहायक उपकरणों में कितनी प्रतिशत शक्ति उत्पन्न खपत होती है? इसमें लगभग 10% खपत होती है। भारत में शक्ति प्लांटों में सहायक उपकरणों में शक्ति खपत लगभग 10%, तो ऑप्शन सी सही है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, किस उद्योग में ऊर्जा लागत का उत्पादन लागत का अनुपात अधिक होता है? और वह है सीमेंट उद्योग। सीमेंट उद्योग में सबसे ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो 9th क्वेश्चन का ए ऑप्शन है सीमेंट उद्योग। तो इस तरह से मैंने जो मैक्सिमम चैप्टर थे जो मुझे जल्दी में मुझे मिले हैं, उन सबको मैंने यहाँ एक कलेक्ट किया है। ये जो बुक है ये डिप्लोमा के जो बुक्स चलती है सामान्यतया, है ना, जो यूनिक पब्लिकेशन की, उसमें जो राइटर का नाम है आर.सी. नागर, वो कोटा में लेक्चरर है, तो उनकी जो बुक है उसमें से ही मैंने क्वेश्चन लिए हैं, तो उनको मैंने आपको एग्ज़ाम में सहायता के लिए किया है। तो यहाँ पर आपको मैं इतने ही क्वेश्चनों के साथ यहाँ इस वीडियो को फिनिश कर रहा हूँ। अगले वीडियो में हम कुछ और इलेक्ट्रिकल और या अन्य सब्जेक्ट से संबंधित वीडियोस लेके आएंगे। तब तक के लिए ऑल दी बेस्ट फॉर एग्ज़ाम। थैंक यू।